अब अपन उस क्वेश्चन को जो कि अपनी बुक में सोल्ड एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है NCERT बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7.4 के रूप में, और वो क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7.4 एक अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो सदिशों स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये दे रहे हैं 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस 5k कैप, एवं स्मॉल बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप प्लस j कैप, प्लस j कैप माइनस 3k कैप। दो सदिशों स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एवं स्मॉल बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप के अदिश एवं सदिश के अदिश एवं सदिश, अदिश एवं सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड स्मॉल बी वेक्टर इज इक्वल टू है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो अब देखो भाई एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं। नंबर 1 या नंबर फर्स्ट कर देते हैं इसे। नंबर फर्स्ट पे ये इसमें पूछ रहे हैं अदिश गुणनफल इन दोनों का। तो देखिए अदिश गुणनफल बहुत ही सिंपल होता है, अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले के चैप्टर में। इससे जस्ट पहले का जो 6 चैप्टर था उसमें अपन ने अदिश गुणनफल के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त की थी। अदिश गुणनफल में मैंने आपको बताया था कि केवल समान समान को गुणा करें, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप इन सब की वैल्यू क्या हो रही थी 0। इसका मतलब आप केवल तुल्य सदिश के रूप में ही गुणा उसका देखें। तो देखो पहले अपन अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये लो कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बता ही रखा है, केवल समान समान को आपको गुणा करना है। ये लो भाई यहाँ एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं अपन। कैसे, i का i से ही करना है, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के 6, i डॉट i का वैल्यू तो 1 हो गई। फिर j का j से करना है, माइनस के कितने हो गए 4, माइनस 3 को इससे माइनस के ये हो गए 15। तो देखो भैया माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 15 यानी 6 और 4 10 और 15 माइनस के 25। अदिश गुणनफल में ये वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस 25। नंबर सेकंड, अब मेरे को इसके अंदर ज्ञात करना है सदिश गुणनफल। अगर मुझे इन दोनों का सदिश गुणनफल निकालना है तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मुझे वैल्यू निकालनी। तो इसका मैंने आपको तरीका भी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इसका तरीका है आप इसे सारणिक रूप से आप हल करें। सारणिक से अपन इसे हल करते हैं, सारणिक मेथड से। तो ये तरीका अपने लिए बहुत अच्छा और आसान होता है और उसका तरीका यही है। देखिए मैं इसे सारणिक बना रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप, फिर इसके बाद ए की वैल्यू लें। ए में क्या क्या है मेरे पास, यहां पर देखिएगा 3 माइनस 4
+5, फिर बी में आ जाओ -2, 1 और -3। हो गया क्लियर। अब इसको मुझे सोल्व कर लेना है। ये लो, कैसे सोल्व करूंगा देखो, आई कैफ, इसको मुझे छुपा लेना है। -4 -3 प्लस के कितने हो जाएंगे 12, 5 माइनस ये हो गया -5 ये हो गया, प्लस जे कैफ। अब आ जाओ जे वाले को छुपा लीजिए, इसको उल्टा करना है 5 को -2 से, तो -10 कितने हो गए -10 और माइनस के ये हो जाएंगे यहाँ पर 9, क्योंकि 3 × 3 9। तो देखो ध्यान रखना भैया, -9 हो रहे हैं, 3 × 3 -9, और आगे पहले से ही क्या है भाई माइनस और है, ये लो -9 ऐसे लिख दें अपन, प्लस के कैप के लिए इसको छुपा लीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, माइनस फिर 4 को -2 से यानी कि -8, ये लो। अब इसे और आगे आप सोल्व कर सकते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू 12 - 5, 12 में से अगर 5 आप घटाते हैं तो ये रह गए हैं +7, यानी कि +7 आई कैप ये हो गए, -10 माइनस में प्लस हो गए, +9 और -10 यानी कि -जे कैप यहां रह गया मेरे पास। फिर आ जाओ इस पर, तो देखो +8 हो जाएंगे, +8, फिर देखो इसको के कैप को, यहां इसको अपन ने छुपाया है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1, तो ये तो 3 आ गया, फिर 4 दूनी 8, ये माइनस देखो ध्यान रखना, ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो +8 हो गए भाई, ये तो ये लो सीधा 8 ही लिखो ना आप इसे, ये लो। तो देखो यहां मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 7 आई कैप -जे कैप और 3 में से 8 -5 के कैप, ये लो, ये मेरे पास A क्रॉस B की भी वैल्यू आ गई है। अगर ये मेरे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू 7 आई कैप -जे कैप -5 के कैप, ये मेरे पास इसका आंसर आया है। अगर इसी क्वेश्चन को देखो ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कहा गया होता है, यानी कि अगर मैं इसमें B क्रॉस A निकालूं, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं B क्रॉस A ज्ञात करता हूं तो यहां इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। चलो इसे करके देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो देखिए यह अपने पास क्वेश्चन, तो खैर अपन ने जितना इसने पूछा था क्वेश्चन में उतना अपन ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। ए क्रॉस ए और बी की वैल्यू को अपन शेष रहने देते हैं। अगर बी क्रॉस ए पूछा होता तो देखिए क्या होता, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बी क्रॉस ए अपन निकालना चाहें तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या उसमें साइन चेंज होगा या नहीं होगा, जो मैंने कहा वैसा होता है या नहीं होता है, अभी उसे अपन चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मुझे इसके अंदर B क्रॉस A अगर पूछें, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। तो देखो B क्रॉस A की वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो पहले मैं क्या लूंगा, ये सारणिक फॉर्मेट लूंगा, सारणिक फॉर्मेट लूंगा, तो यहां आई कैप जे कैप के कैप, पहले कौन है B, यानी कि -2 +1 -3, फिर आ जाए उसके बाद A है, तो ये हो गया है 3 -4 +5। अब देखिएगा आई कैप, इसको आप छुपाइए, 1 5 ये हो गए हैं, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे ये तो प्लस के कितने हो गए हैं 12, फिर प्लस जे के, आप इसको छुपाइए, 3 × 3 माइनस के हो गए हैं 9, फिर ये हो जाएंगे माइनस के 10, कैसे -2 × +5 माइनस के 10 प्लस के कैप। ध्यान रहे भाई, जे कैप के अंदर कैसा करते हैं अपन, मल्टीप्लाई उल्टा करते हैं, 3 × 3 9, फिर ये, फिर आ जाओ के कैप में, के कैप में इसको आपने लिया तो -2 -4, तो ये हो गया है +8, फिर आ जाओ -1 × 3, ये आ गया है 3,
यानी कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई 5 माइनस 12 माइनस 7 आई कैप। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस के 10 हो गए, प्लस के टेल में से एक गया तो ये लो प्लस का जे कैप आ गया। फिर 8 में से 3 गए प्लस के 5 के कैप, यानी कि बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया है। तो आप गौर कीजिए, जबकि मेरे पास ये आ गया है 7 आई के प्लस जे के प्लस 5 के, जबकि मेरे पास अगर मैंने जब देखा था कि ए क्रॉस बी इसकी जो वैल्यू थी वो थी 7 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहाँ पर भी अपन ने इसको प्रूफ कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट जो आगे के पॉइंट अपने सिलेबस में दिए हुए हैं उनको अपन अब डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल था जो कि सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल दोनों को व्यक्त कर रहा था, जिसको कि अपन ने जो है सोल्व कर लिया है। अब अपन इसमें रोटेशनल मोशन को डिटेल से अपन जानेंगे। तो रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति को जानने के लिए पहले अपन इसके अंदर उससे संबंधित कुछ जो शब्दावली है या कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जैसे कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण में संबंध, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, इनकी अपन कुछ चर्चाएं कर लें। तो इसकी इसी श्रृंखला में सबसे पहले अपन जो जानेंगे वो है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ये अपन सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां अपन इसके केवल फॉर्मूले और डेफिनेशन की बातें की थी। और वहां मैंने आपको ये बताया था कि यहां अपन इसको इस पॉइंट को विस्तार पूर्वक अपन घूर्णन गति का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो है अपनी एनसीईआरटी के बुक का, सॉरी जो चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक का, उस चैप्टर नंबर 7 में अपन इसे डिस्कस करेंगे। यहां अपन उस पॉइंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर जानेंगे कोणीय विस्थापन, या इसे अपन कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन को अपन थीटा से प्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है, देखिए जैसे घूर्णन गति है, इस प्रकार यूं अगर कोई पिंड घूमता है तो घूर्णन गति में वस्तु घूर्णन अक्ष के सहारे, वस्तु कह दें अथवा पिंड कह दें, घूर्णन गति में वस्तु घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाती है उस घुमाव कोण को ही अपन कोण या कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो देखिए क्या डेफिनेशन कह सकते हैं अपन, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन, घूर्णन गति में पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन अपन ने दे दी है कि घूर्णन गति में वस्तु या पिंड जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन थीटा कहते हैं। थीटा से अपन इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये घूर्णन गति इस तरह से हो रही है, अगर स्थिति ए से स्थिति बी पर आते हैं, यहां पर थे, अगर यहां से ये इस तरह से इस स्थिति में आते हैं, ए से कहां आ रहे हैं बी पर, ऐसे अगर बी पर आ रहे हैं तो यहां ये जितना ये जो कोण बन जाएगा ये कोण ही वास्तव में क्या है, कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मान लिया कि ए से बी पर
ये जो चाप कवर हो रहा है वो एस है और इसके इस पथ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। इसे अपन स्मॉल आर ले लेते हैं और ये क्या हो गई है अपने पास एस हो गई है। तो देखिए अपन एक सिंपल जानते हैं कि घूर्णन गति में वस्तु या पिंड घूर्णन अक्ष के सहारे जिस घुमाव कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन में थीटा कहते हैं। और कोण का फॉर्मूला क्या है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी कि यहां पर चाप मेरे पास क्या है एस और त्रिज्या क्या आ रही है मेरे पास आर आ रही है। तो देखिएगा ये अपन अच्छे से जानते हैं चूंकि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। अब यहां अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो देखिएगा थीटा इज इक्वल टू चाप क्या है एस और त्रिज्या क्या हो गई मेरे पास स्मॉल आर। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। और अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कैसे लिख दूंगा? एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये लो, मैं इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ध्यान रहे अगर थीटा अल्प है तो ये अक्षीय सदिश है और अगर थीटा बड़ा है तो ये अदिश राशि है। यानी थीटा कब सदिश और कब अदिश है ये अपन ने यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर थीटा अल्प है तब तो ये सदिश राशि होगा, परंतु अगर थीटा बड़ा है तो ये कैसी होगी? अदिश राशि। यहां मैंने थीटा के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा यहां पर कैसा है? अल्प लिया है अपन ने। तो देखिए इस पॉइंट को अपन यहां नोट कर लेते हैं कि अल्प थीटा अक्षीय सदिश परंतु अल्प थीटा अक्षीय सदिश परंतु बड़ा थीटा अदिश, होता है। ये लीजिए ये अपन ने क्लियर कर लिया कि अल्प थीटा कैसा होता है? अक्षीय सदिश, परंतु बड़ा थीटा कैसा होता है? अदिश होता है। अब देखिएगा ये थीटा कैसी राशि होगी? यहां एक चीज और देखें, चाप बटे त्रिज्या। चाप का मात्रक क्या लेंगे अपन? मीटर में। ये भी आप लेंगे मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में लोगे तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब ये विमाहीन राशि है, यानी कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है। लेकिन ध्यान रहे ऐसी विमाहीन राशि है जिसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा, डिग्री होगा या चक्कर होगा। यानी कि ऐसी राशि जो विमाहीन है परंतु मात्रकहीन नहीं है। तो अपन इसके बारे में यूं कह सकते हैं कि विमाहीन राशि परंतु अंतरराष्ट्रीय इकाई रेडियन है। यह विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई यह विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई रेडियन है। अब रेडियन है क्या? ये परिभाषा अपन ध्यान हो तो मात्रक और विमा के नाम से एक चैप्टर अपन ने पढ़ा था, मापन योग्य राशियां वगैरह। वहां अपन ने एक रेडियन को परिभाषित किया, वहां 1 किलोग्राम को भी परिभाषित अपन ने किया, 1 मीटर को भी परिभाषित किया था। तो देखो मैंने क्या कहा, ये विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? रेडियन है। अब देखो भाई इससे अपन एक डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इस फॉर्मूले से देखें कि अगर ऐसा हो, यदि S बराबर R हो तो, यदि S का मान R के इक्वल हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन होगा। अगर S की वैल्यू किसके इक्वल हो? R के इक्वल हो।
एस इजिकल टू आर हो, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो थीटा इजिकल टू क्या होगा 1 रेडियन। तो क्या कह सकते हैं, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा, केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। ये लो, ये अपन ने पॉइंट क्लियर कर लिया है कि अगर थीटा अक्षीय सदिश होता है अल्प थीटा, परंतु बड़ा थीटा अदिश होता है, ये विमाहीन राशि है परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई रेडियन है। यदि s बराबर r हो तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, अतः त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ये यहां अपन ने इसको डिफाइन कर दिया है। अब अपन इसके और अन्य मात्रक की बात करें तो मैंने क्या कहा, डिग्री भी होता है, चक्कर भी होता है। एक चक्कर, एक सर्किल पूरा होने का मतलब कितना है, 360 डिग्री है। अगर ये 360 डिग्री अपने पास आ रहा है, यानी कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। तो देखिए अपन यहां इसकी इस यूनिट को भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हल करने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एक चक्कर इज इक्वल टू 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। इससे आप इन्हें आपस में बदल सकते हैं। ये लो, एक चक्कर बराबर 360 डिग्री बराबर 2 पाई क्या है अपने पास, रेडियन है। क्लियर यहां तक का पॉइंट। अब देखिए अगर इसके अपने ये मात्रक अगर अपन ने लिखा है तो इसी में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और अपन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, यो कह सकता हूं कि देखो, चूंकि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है। इसका मतलब मैं अगर 1 रेडियन की बात करूं, अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू देखूं तो देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 360 अपॉन में 2 पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14। 360 डिग्री अपॉन में 2 इंटू 3.14, ये आएगा अप्रॉक्स 57.3 डिग्री। ये अपने पास इतना वैल्यू आ गया है, यानी कि यूं कह सकते हो 57 मिनट 3 सेकेंड, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। देखो भाई यहां अगर अपने पास ये वैल्यू आ गई है 57.3 डिग्री, तो ये मैं यूं कह सकता हूं कि 1 रेडियन, वास्तव में एक जो रेडियन है वो इतने डिग्री के इक्वल है। ये भी अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन बात करें इसके डायरेक्शन की, तो देखो अगर एंगल को अपन दक्षिणावर्त घूर्णन में ले रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं, देखो अगर आप इसे दक्षिणावर्त घूर्णन में ले रहे हैं या माप रहे हैं, दक्षिणावर्त घूर्णन का मतलब है कि क्लॉकवाइज अगर अपन इसे ले रहे हैं दक्षिणावर्त घूर्णन, तो ये यानी कि इस तरह की यो डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये कैसा होगा, नेगेटिव साइन के रूप में आएगा। और अगर आप इसे वामावर्त घूर्णन में ले रहे हैं, अगर आप इसे ले रहे हैं कैसा, वामावर्त घूर्णन के रूप में, अगर अपन इसे वामावर्त घूर्णन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डायरेक्शन अगर आप यूं ले रहे हैं तो ये लिया जाएगा पॉजिटिव। यहां अपन को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है
जब अपन चिन्ह परिपाटी के रूप में इसे काम में लें तो देखिए एक बार अपन ने कोणीय विस्थापन यहाँ तक अपन ने इसको जान लिया है, कोणीय विस्थापन का पॉइंट अपने यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे कोणीय वेग की, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की। तो आप इसे एक बार एग्जिट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसान रहे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आप याद रखना कि एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये आपके कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जान रहे हैं इसके अंदर, वो है कोणीय वेग। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग है क्या? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यही क्या कहलाएगी? कोणीय वेग। क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहां पर भी कोणीय वेग की जो डेफिनेशन मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी किसी दृढ़ पिंड या कण के, किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर ही क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। तो अपन सिंपल डेफिनेशन यूं दे सकते हैं, किसी दृढ़ पिंड या कण के किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में या कण के किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष किसी दृढ़ पिंड या कण के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। दर को कोणीय वेग कहते हैं। यहां अपन ने डेफिनेशन दे दी है इसकी, अर्थात कोणीय वेग का मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, अर्थात कोणीय वेग इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन अपॉन में समय अंतराल, अर्थात कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब देखिएगा, अगर मैं ऐसे ले लूं कि समय t1 पर
कोणीय विस्थापन θ1 हो, समय t2 पर कोणीय विस्थापन θ2 हो, तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू बन जाएगा θ2 माइनस θ1 अपॉन में t2 माइनस t1, जिसे अपन लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t। और यही हो गया है अपने पास औसत कोणीय वेग। अगर ताक्षणिक लें, ताक्षणिक के लिए डेल्टा टी किस ओर बढ़ना चाहिए? जीरो की ओर। अगर जीरो की ओर बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर औसत कोणीय वेग बदल जाएगा ताक्षणिक कोणीय वेग के अंतर्गत। तो देखिए अब इसको अपन नोट करते हैं कि यदि समय स्मॉल t1 पर, यदि समय स्मॉल t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1, यदि समय t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1 जो समय t2 पर बदलकर θ2, यदि समय स्मॉल t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1 जो समय t2 पर बदलकर θ2 हो जाए, तो कण का औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग क्या होगा भाई? तो कण का औसत कोणीय वेग देखिए अपन ये लिख देंगे ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी θ2 माइनस θ1 अपॉन में t2 माइनस t1। यदि समय स्मॉल t1 पर किसी कण की कोणीय स्थिति θ1 जो समय t2 पर बदलकर θ2 हो जाए, तो कण का औसत कोणीय वेग, ये कोणीय विस्थापन बन गया θ2 माइनस θ1, और ये क्या हो गया? समय अंतराल हो गया। इसी को मैं ये कह सकता हूं ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ये इक्वेशन और अपने पास आ गई। तो अपन ये कह सकते हैं अतः क्या कहा जा सकता है? अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन, अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय, कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात, अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात, कुल समय के अनुपात, ये कह सकते हैं लगे कुल समय का अनुपात, अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत कोणीय वेग के बराबर होता है। अनुपात औसत कोणीय वेग के बराबर होता है। ये लीजिए, ये भी एक अपन ने छोटा सा निष्कर्ष इसमें निकाल लिया है। अतः किसी कण द्वारा तय किए गए कुल कोणीय विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत कोणीय वेग के बराबर होता है। यहां अपन ने औसत वाली बात कर ली है। अब एक चीज देखिएगा, यहां तो अपन ने मैंने कह दिया अर्थात कोणीय वेग ये फॉर्मूला है।
अब मैं इसमें ये जो नंबर ए मैंने ले लिया है ये तो आ गई है औसत की बात। नंबर बी अगर मैं बात कर लूं ताक्षणिक कोणीय वेग की, तो ताक्षणिक क्या होगा, यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान अगर शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी डेल्टा टी गिव्स 0, अगर ये 0 की ओर शून्य की ओर अग्रसर होता है तो यही औसत कोणीय वेग बदल जाएगा ताक्षणिक कोणीय वेग के अंतर्गत। तो देखिए नंबर बी पॉइंट में ये कह सकता हूं, ये तो नंबर ए तो मैंने औसत के लिए ले लिया है, नंबर बी में किसके लिए ले रहा हूं, इसमें ताक्षणिक के लिए। तो देखो यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो, यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर क्या हो, अग्रसर हो, तो औसत कोणीय वेग की ओर अग्रसर हो तो औसत कोणीय वेग, यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो तो औसत कोणीय वेग ताक्षणिक कोणीय वेग में बदल जाएगा। तो औसत कोणीय वेग ताक्षणिक कोणीय वेग में बदल जाएगा। तो ध्यान रहे क्या कहा मैंने, यदि समय अंतराल डेल्टा टी का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो तो औसत कोणीय वेग ताक्षणिक कोणीय वेग में बदल जाएगा। अतः कण का ताक्षणिक कोणीय वेग कोणीय वेग क्या लिखा जाएगा, ओमेगा ताक्षणिक भाई ताक्षणिक कोणीय वेग ले रहे हैं, ओमेगा ताक्षणिक इज इक्वल टू, यहां आप कह देंगे कि जो लिमिट है, सीमांत जो मान है वो किधर अग्रसर होना चाहिए, शून्य की ओर, यानी कि डेल्टा टी अग्रसर हो रहा है किधर, शून्य की ओर, अगर उसके सीमांत मान की बात करें, यानी ओमेगा ताक्षणिक इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गिव्स 0, अगर इस ओर हो रही है किसमें, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। अल्प अगर कोणीय विस्थापन आ रहा है तो अपन इसे क्या ले लेंगे, अक्षीय सदिश के रूप में लेंगे। तो इसे आप अब कह देंगे डी थीटा वेक्टर अपॉन में डी टी, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। या इसे ही आप कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, अदिश रूप में अपन लिखे तो यहां अपने पास ये कोणीय वेग की ये इक्वेशन अपने पास आ गई है। तो देखो भाई यहां मैंने इसके कोणीय वेग अपन पढ़ रहे थे, कोणीय वेग है क्या, परिभाषा यहां मैंने दे दी है। फिर नंबर ए पॉइंट मैंने ले लिया है इसका औसत कोणीय वेग, नंबर बी मैंने ले लिया है इसका ताक्षणिक कोणीय वेग, नंबर सी मैं ले लेता हूं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी, वो भी पॉइंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो काम आएगा ही। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एज इट ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें।